हेलो बच्चों। चाहे छोटा सैटेलाइट घुमा दो, चाहे पूरे मून को घुमा दो, अगर आर बराबर है तो उसके घूमने की रफ्तार भी बराबर है। सन नहीं चलता है, वैसे पता है ना ये बात? सन नहीं चलता है, सन रुका रहता है। पता है ना कि नहीं पता? कि अभी तक ये मानते हो जा रहे हो सन नहीं चलता है, हम तो रुके हुए हैं, सन चल रहा है। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर और मैं आज से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। नीचे बच्चा बैठ के शक्ल देता है, अच्छा देख लेंगे, बहुत आए बहुत गए, कितना पढ़ाओगे हमको देख लेंगे। हेलो बच्चों, मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं बेटा आज के लेक्चर के अंदर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैपलर लॉज एंड ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, तो दो टाइप के ऑर्बिट्स पढ़ेंगे बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स की, जिसमें घूमते हैं सैटेलाइट्स, और हम लोग बात करेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की, जिसमें घूमते हैं प्लैनेट्स। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में हम कैपलर लॉज पढ़ेंगे बेटा, बट वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं सर्कुलर ऑर्बिट, जिसमें घूमते हैं सैटेलाइट्स बेटा। ठीक है ना? सो चलो बेटा, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर विद सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो बेटा, सर्कल का नाम लेते ही दिमाग में एक घंटी बजती है। किस चीज की? कई बार हम घंटी बजा चुके हैं बेटा ये वाली, ठीक है ना? तो सर्कुलर मोशन का नाम लेते ही दिमाग में बजती है सेंट्रीपिटल फोर्स की घंटी, कि सर कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। तो देखो बेटा, मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि यहां पर है एक प्लैनेट, और यहां कहीं पर है एक सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट घूम रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। सुंदर सर्कल बनाते हैं, सुंदर सर्कल बनाएंगे हम, गंदा सर्कल नहीं बनाएंगे, सुंदर सर्कल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब आया कुछ मजा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि सेंटर पर हमारे पास यहां पर बेटा एक प्लैनेट है, ठीक है, और हमारे पास यहां पर एक सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट है, ये प्लैनेट है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो हम सर्कुलर ऑर्बिट्स में लेकर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्कल को पढ़ना हमेशा एलिप्स से तो आसान ही है। ठीक है, तो जबरदस्ती हम कैलकुलेशन डिफिकल्ट करेंगे नहीं, तो सैटेलाइट के लिए हम सर्कुलर ऑर्बिट्स का करेंगे इस्तेमाल। तो हम कह रहे हैं ये है ऑर्बिटल रेडियस। स्मॉल आर क्या है बेटा? इसको बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस। एक तो प्लैनेट का रेडियस है, वो अलग चीज है, एक बड़ा ऑर्बिट का रेडियस है, वो अलग चीज है। तो ऑर्बिट का रेडियस जो है उसको बोलेंगे ऑर्बिटल रेडियस, स्मॉल आर से इसको करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है बेटा, अब हम यहां पे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि देखो, जो ये प्लैनेट है ना, इसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, लेट अस से विद वेलोसिटी v नॉट। दिस v नॉट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल स्पीड, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, राइट? ओके, अब मैंने कहा कि सर्कुलर मोशन का नाम लेते ही दिमाग में घंटी बजती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सर यहां पे कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना चाहिए। तो विच फोर्स इज गोइंग टू बी सेंट्रीपिटल हेयर? तो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है। तो बताओ कौन सा फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ रहा होगा बच्चा, बताओ? तो आप कहेंगे सर इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल सही बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा? वो होती है G, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय ऑर्बिटल रेडियस का स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं कि ये मास ऑफ प्लैनेट है, ये मास ऑफ सैटेलाइट है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम यहां पर लिख पा रहे होंगे। क्लियर? वेरी गुड। नाउ अब क्योंकि यही सेंटर की तरफ लग रहा है, यही सेंट्रीपिटल है, तो सेंट्रीपिटल किसके बराबर होता है? m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर बाय r। आगे ना, तो अगर हम यहां पे लगाते हैं m, इसका जो घूम रहा है सैटेलाइट का, m v स्क्वायर, v कौन सा बेटा? ये ऑर्बिटल स्पीड है, v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस r। तो r से r कट गया, m से m मर गया, तो v नॉट कितना आ रहा है? v नॉट आ रहा है अंडर रूट ऑफ
GMP by R, GMP by R, GMP by R। P इज द प्लैनेट जो बीच में हो, उसका मास जो घूम रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो घूम रहा है उसके मास पर आंसर डिपेंड नहीं कर रहा। कितनी अच्छी बात है बेटा, जो घूम रहा है उसके मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब चाहे तो एक छोटा सैटेलाइट घुमा दो और चाहे पूरे मून को घुमा दो, चाहे छोटा सैटेलाइट घुमा दो चाहे पूरे मून को घुमा दो, अगर R बराबर है तो उसके घूमने की रफ्तार भी बराबर है। अगर R बराबर है तो उसके घूमने की रफ्तार भी बेटा बराबर है। अच्छा जी, बहुत कमाल की बात है बेटा। ओमेगा कितना होगा? ओमेगा होता है इस लाइन का कि ये लाइन कितनी रफ्तार से घूम रही है। तो ओमेगा V और R के बीच में रिलेशन होता है, हम कहते हैं V बराबर R ओमेगा। तो ओमेगा बराबर V बाय R, ओमेगा बराबर V बाय R। आ रही बात समझ में? ओमेगा बराबर V बाय R होगा। अब V कितना है बेटा हमारे पास? V है अंडर रूट ऑफ GMP बाय R डिवाइड बाय R। तो ओमेगा बराबर कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ GMP डिवाइड बाय R की पावर 3/2 डिवाइड बाय R की पावर 3/2। ये है बेटा ओमेगा की वैल्यू। सो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट GMP R की पावर 3/2 एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना हुआ बेटा? टाइम पीरियड हुआ 2 पाई बाय रूट GMP R की पावर 3/2। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय रूट GMP R की पावर 3/2। बेटा ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। तो ये टाइम पीरियड है, बहुत शानदार। ये ओमेगा है, बहुत शानदार। ये भी है, बहुत ही शानदार। शानदार, मजेदार, कमाल की चीज है जो कि आपके सामने आ रही है। ठीक है, यहां तक बात समझ में पड़ा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना है। 2 पाई बाय रूट GM R की पावर 3/2, 2 पाई बाय रूट GM R की पावर 3/2। क्लियरली टाइम पीरियड जो है R की पावर 3/2 पर डिपेंड करते हुए आपको दिख रहा है। समझ गए बेटा? चलो अब आगे बात करते हैं बेटा। यहां पर हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। यहां पर हम बात करेंगे बेटा एनर्जी के बारे में और दो चार चीजों के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या चीजें हैं वो। आइए, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हमने कहा कि भैया काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m किसका? जो घूम रहा है सैटेलाइट का, इंटू v² ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ऑर्बिटल कितनी स्पीड है इसकी आप देखो, ms। ऑर्बिटल स्पीड कितनी है? gm/r होल अंडर रूट। r को हमने स्मॉल r लेना है क्योंकि हमने यहां पर स्मॉल r रखा हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये है मास mp, ये है रूट और इसका है बेटा स्क्वायर, हाफ mv²। सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा gmp/ms डिवाइड बाय r। समझ गए? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बेटा? फटाफट बताओ, दिमाग में सोचो, बताओ क्या होता है फॉर्मूला? माइनस नहीं भूलना है, ध्यान रखना। gm1m2/r ये होता है बेटा, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर माइनस g, m1 कितना, mp, m2 कितना, ms, r कितना आ रही है भैया? तो u की वैल्यू ये आ रही। u ये है, काइनेटिक एनर्जी ये है। टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी तो बेटा ये दोनों का सम होगी ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी? हाफ g mp/ms बाय r। u कितना? माइनस g mp/ms बाय r। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा, कितना आएगा? देखो दोनों को सॉल्व करते कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, माइनस g mp/ms बाय 2r आएगा। बहुत शानदार बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखते हैं भैया, इसको सॉल्व करते हैं। इसके आगे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? तो देखो, अब यहां पर जो मुद्दे की बात है वो हम ये लिख सकते हैं बच्चा। देखो, जो टोटल एनर्जी है, ध्यान से देखना टोटल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को। टोटल एनर्जी को देखो, काइनेटिक एनर्जी को देखो, दोनों बिल्कुल सेम है, बस माइनस का फर्क है। जो टोटल एनर्जी है ना वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ये सुनो, ध्यान से देख लो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये रही, टोटल एनर्जी ये रही। ध्यान से देखो, केवल माइनस का फर्क है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को देखो तो यहां पर क्या आ रहा? 2 टाइम्स आ रहा। यहां पे 2 नहीं है ना, यहां पर नीचे 2 है, यहां पर 2 नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ और नहीं बल्कि
बल्कि बल्कि बल्कि क्या है, U/2 है, U/2 है, क्योंकि ये U/2 है, नीचे 2 आ रहा है टोटल एनर्जी में, तो U/2 है। तो ये हमारे पास बेटा पूरा फॉर्मूला आ रहा, और इसकी वैल्यू कितनी है, -GMPms/2R। ये फॉर्मूला भी बेटा आपको करना है याद, बहुत शानदार फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल भी हम आगे करेंगे। एक तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ रहा, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी U/2 एंड -GMPms/2R। एक फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला बेटा आपके सामने यहां पर आ रहा, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला आ रहा, ऑर्बिटल स्पीड का √GMP/R, टाइम पीरियड का 2π/√GMP R⁻3/2, टाइम पीरियड कितना आ रहा है 2π/√GMP R⁻3/2। समझ गए, क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो सर आगे बात करते हैं, यहां पर हम लोग कुछ और बातें करते हैं बेटा हम यहां पे, ठीक है। तो सैटेलाइट्स जो है अलग अलग टाइप के भी होते हैं हमारे पास, और उनमें से एक टाइप हमारे पास है जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक खास सैटेलाइट है बेटा, ठीक है ना। इसकी खासियत क्या है कि बेटा जियो मतलब अर्थ, अर्थ से देखने पर, जियो मतलब अर्थ से देखने पर वो सैटेलाइट हमें क्या दिखता है बेटा, रेस्ट पर दिखता है। अर्थ से देखने पर वो सैटेलाइट हमें क्या दिखता है बेटा, रेस्ट पर दिखता है। दैट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है ना। तो ये जियो का मतलब क्या होगा बेटा, जियो मतलब अर्थ, स्टेशन रेस्ट। लेकिन अर्थ सर खुद घूम रही है, अगर अर्थ खुद अपनी एक्सिस पर घूम रही है और सैटेलाइट स्टेशनरी है तो उसको स्टेशनरी दिखेगा नहीं। पहली बात, स्टेशनरी रह नहीं सकता, वो खींच लेगा, ठीक है ना। तो स्टेशनरी कब होगा, जब दोनों साथ साथ घूमेंगे, जब दोनों साथ साथ घूमेंगे। इसको ऐसे मानो, मान लिया मैं यहां खड़ा हूं, ये अर्थ है, मेरे पीछे अर्थ है, मैंने मान लिया कि मेरे पीछे क्या है, अर्थ है, ठीक है ना, और मैं अर्थ के साथ बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं, ठीक है ना। मेरे सामने एक प्लैनेट यहां पर है, ठीक है। तो अगर अर्थ घूम रही तो मैं भी घूम रहा और ये प्लैनेट भी घूम रहा, अगर दोनों हम ऐसे घूमे, एकदम साथ साथ घूमे, तो मुझे ये वाला पॉइंट दिखेगा, रेस्ट पर दिखेगा। अगर हम एकदम साथ साथ घूमेंगे ना, तो मुझे ये वाला पॉइंट दिखेगा, रेस्ट पर दिखेगा बेटा, एकदम रेस्ट पर दिखेगा ये वाला पॉइंट। अरे समझ में आपको, ठीक है। बट अगर ये यहां रह गया और मैं घूम गया, तो मेरे लिए पीछे जा रहा है, मेरे लिए पीछे जा रहा है। अगर मैं ऐसे घूम गया ना और ये यहीं पर रहा, ठीक है, तो फिर ये मुझे घूमता नजर आएगा। रेस्ट पे तब नजर आएगा जब दोनों साथ साथ घूमेंगे, ऐसे दोनों साथ साथ घूमेंगे, तब मुझे वो रेस्ट पर आने वाला है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कब बनेगा, बेटा सैटेलाइट, ये तब बनेगा जब सैटेलाइट के घूमने का ओमेगा और अर्थ के घूमने का ओमेगा बराबर हो जाए, या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा ना बेटा, वो 24 घंटे का होगा। बताओ, अर्थ अपनी एक्सिस पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, एक चक्कर कितने समय में लगाती है बेटा, 24 घंटे में लगाती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है अपनी एक्सिस पर। तो अगर वो अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है, तो अगर वो सैटेलाइट भी 1 घंटे में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा, तो वो उसका ओमेगा और अर्थ का ओमेगा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स है, टाइम पीरियड 24 आवर्स है। दूसरी बात, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा इक्विटोरियल प्लेन में होगा, इक्विटोरियल प्लेन में होगा, इक्विटोरियल प्लेन में होगा। अच्छा जी, ऐसा क्यों होगा, देखो, अगर मान लिया हमने कहा कि ये अर्थ है और सैटेलाइट हमारे पास ऐसा घूम रहा है और उसका टाइम पीरियड 24 घंटे का ही है, ठीक है ना। अर्थ घूम रही ऐसे, सैटेलाइट घूम रहा ऐसे। जब मान लिया यहां पर एक बालक खड़ा है, मान लिया बाला खड़ा है हमारा यहां पर, हियर इज बाला, शैतान का साला ठीक है, यहां पे बाला खड़ा है और बाला इस सैटेलाइट को देख रहा है, बाला इस सैटेलाइट को देख रहा है, ये रहा हमारा सैटेलाइट, ये रहा बाला, ठीक है। बाला इस सैटेलाइट को देख रहा है, ठीक है ना। फिर 12 घंटे के बाद क्या होगा, 12 घंटे के बाद क्या होगा, ये 180 डिग्री घूम चुका होगा, ठीक है। ये सैटेलाइट कहां पहुंच चुका बेटा, यहां पहुंचे सैटेलाइट, यहां पहुंचे सैटेलाइट, और बाला कहां पहुंचेगा, बाला ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है बाला यहां पहुंचेगा, यहां खड़ा होगा बाला, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब बाला जब सर उठा के देखेगा, जब बाला सर उठा के देखेगा, उसको सैटेलाइट नहीं दिखेगा बच्चा, क्योंकि सैटेलाइट तो यहां है, सैटेलाइट तो बेटा यहां पर है, ठीक है। तो अगर ये इक्विटोरियल प्लेन में नहीं हुआ, व्हाट इज इक्विटोरियल प्लेन, व्हिच कंटेन्स इक्विटोरियल एक्सिस या इक्विटोरियल प्लेन, ठीक है, आइए समझ में। तो इसी प्लेन के अंदर हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा, देखो, अगर हम कह रहे हैं कि ये सैटेलाइट है, ठीक है ना, अब हम कह रहे हैं कि बाला यहां खड़ा है इक्वेटर पे,
ठीक है ना। ये रहा हमारे पास क्या, सैटेलाइट। ओके, अब दोनों घूम रहे। बाला सर उठा के देखता है उसको, सैटेलाइट दिखता है। 12 घंटे के बाद बाला कहां पे आएगा, 12 घंटे बाद बाला यहां पर आएगा, ये सैटेलाइट होगा। 12 जब सर उठा के देखेगा उसको सैटेलाइट दिख जाएगा, उसको सैटेलाइट दिख जाएगा। अगर आप इसको भी बाला कहो तो बाला को यहां पर सैटेलाइट दिख रहा है ना, बाला को यहां पर सैटेलाइट दिख रहा है, उसके साथ घूम रहा है, उसको रेस्ट पर ही नजर आ रहा है, उसको रेस्ट पर ही नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का ओमेगा तो सेम होना ही चाहिए। साथ में एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ओमेगा सेम होने के साथ साथ एक और बात ध्यान रखनी है, इक्विटोरियल प्लेन भी होना चाहिए बेटा, इक्विटोरियल प्लेन भी होना चाहिए, ये बात भी मस्ट है। तीसरी बात, द सेंस ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए, मतलब दोनों अगर क्लॉकवाइज घूमे, दोनों क्लॉकवाइज, तो अर्थ कैसे घूमती बेटा, देखो सन कैसे चलता है, सन जाता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, जैसे सन पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाकर सेट होता है, मतलब सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इनटू द वेस्ट, मतलब सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट मींस अर्थ उल्टा घूम रही होगी। सन नहीं चलता है वैसे, पता है ना ये बात, सन नहीं चलता है, सन रुका रहता है, पता है ना कि नहीं पता, कि अभी तक ये मानते हो यार सन नहीं चलता है, हम तो रुके हुए हैं, सन चल रहा है? तो सन रुका हुआ है, तो सन अगर रुका हुआ है और हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि सन ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, तो वास्तव में अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। वेस्ट ईस्ट बनाओ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती हुई आपको अर्थ दिख रही, ठीक है ना। सो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये आप कह सकते हो, और सन उल्टा घूम रहा होगा। तो जिस सेंस में अर्थ घूम रही होगी उसी सेंस में जियोस्टेशनरी भी घूमना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना सैटेलाइट यहां आ जाएगा और आप बाला पीछे पहुंच जाएगा, बाला यहां, सैटेलाइट यहां, ठीक है ना। तो बात क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी, बात में गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसको देखेगा नहीं, ठीक है। तो दोनों जब साथ साथ घूमेंगे, सेम डायरेक्शन में घूमेंगे, सेम सेंस ऑफ रोटेशन, सेम सेंस ऑफ रोटेशन, सेम सेंस ऑफ रोटेशन। अच्छा जी, एक बात और ध्यान रखना बेटा, 24 घंटे का टाइम पीरियड करने के लिए जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है, मतलब रेडियस उसका फिक्स हो जाएगा। तो उसका रेडियस क्या होगा बेटा, फिक्स हो जाएगा, फिक्स्ड। इसके रेडियस की क्या वैल्यू होती है बताऊंगा अभी आप लोगों को, इसके रेडियस की क्या वैल्यू होती है, लगभग 42,165 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है ना। 42,165 किलोमीटर के आसपास का इसका रेडियस होता है। कैसे निकाला हमने, तो हमने कहा कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो हमने अभी निकाला था, 2π/√gm r की पावर mp r की पावर 3/2, ये निकाला हमने फॉर्मूला भी। अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भूल जाते हो, 2π/√gmp r की पावर 3/2। कॉपी पन्ना लेकर बैठो, मतलब कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है ना, लिखते रहो मैं बता रहा हूं साथ में, पॉज करो, लिखो फटाफट, ठीक है, नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि मैं लेक्चर में जो मैंने बताया है उसको कंटिन्यूसली रेफर करता रहूंगा, तो आपको समझ में, अच्छा हाँ सही बात है, सर ने ये फॉर्मूला लिखवाया था 2π/√gm r की पावर 3/2, ठीक है, आप सब लगा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इस टी को क्या पुट करेंगे, इस टी को पुट करेंगे 24, इस टी को पुट करेंगे 24 आवर्स, खत्म। मास ऑफ प्लैनेट मतलब अर्थ डाल देंगे, तो व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, अरे बताओ कितना होता है, 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। जी की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, लंबी सी कैलकुलेशन आएगी, सॉल्व करके मिलता है आपको 42,165 किलोमीटर। ये मैंने अगले पन्ने पर भी आपके लिए लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 42,165 किलोमीटर, लगभग 42,000 किलोमीटर मान सकते हो आप, लगभग 42,000 किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये क्या है, ये है सेंटर से दूरी, ये है सेंटर से दूरी कितनी, 42,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, 42,000 किलोमीटर, ठीक है ना। अर्थ का रेडियस कितना होता है बेटा, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 64 किलोमीटर। तो हाइट कितनी हुई, तो हाइट होगी उसकी 42,000 माइनस 6400। तो अगर आप करो माइनस एक बारी 42,000 को 6400 से माइनस करो, कितना आएगा बेटा, 00653, 35,600 किलोमीटर की हाइट होगी, 35,600 किलोमीटर की हाइट होगी, 42,000 किलोमीटर का रेडियस है, सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है, इसको बोलेंगे हाइट बोलेंगे इसको, हाइट, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको हाइट में और रेडियस में, क्लियर बात आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्योंकि हमेशा एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर बना रहेगा, तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन को स्टडी करने के लिए काम आएगा, उस रीजन को स्टडी करने के काम आएगा, उस रीजन के बारे में सब कुछ बताएगा, वेदर फोरकास्ट करेगा आपके लिए, कम्युनिकेशन करेगा आपके लिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन,
ठीक है ना, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है ना, टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस कह लो, या फिर हाई स्ट्रीमिंग डेटा जो होता है उसको कह लो, आप वहां पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, आपके मैच की तुरंत हो रही है कि ब्रॉडकास्टिंग सब जियो स्टेशन सैटेलाइट के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो रहा, ठीक है ना। सैटेलाइट जो है वो वेदर फोरकास्टिंग में एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर वो बना हुआ है, ठीक है ना। लोकेशन मतलब बहुत छोटे लोकेशन, बहुत बड़ा लोकेशन होता है वो। इट्स लाइक कि मान लिया अगर सैटेलाइट यहाँ पर है ना, तो बेटा वो देखो ये सारा रीजन कवर कर सकता है, इतना रीजन, ये पूरा कैप कवर कर सकता है बेटा, एक अच्छा खासा कैप जो है वो उसको कवर कर सकता है। आ रही है बात आपको। और फिर आप क्या करते हो, उस इक्वेटोरियल प्लेन में ऐसे मल्टीपल जियो स्टेशन बिछा देते हो ताकि पूरी अर्थ को आप कवर कर पाओ। तो पूरी अर्थ को आप कवर कर लोगे, ठीक है ना, मल्टीपल सैटेलाइट से, तो आप सिग्नल एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट को, दूसरे से तीसरे को भेजोगे, और ऐसे पूरी अर्थ में कहीं पर भी आप सिग्नल को भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीजें आपके सामने आती हैं बेटा, ठीक है। अब एक बात और मैं करता हूं आपसे, वो है एस्केप वेलोसिटी की, एस्केप वेलोसिटी। अब ये क्या होता है बेटा, एस्केप वेलोसिटी? तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा, एस्केप स्पीड जब भी पूछी जाएगी तो आपको कंसेप्ट लगाना होता है टोटल एनर्जी बराबर 0 करना है। लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा मैंने आपको, जाओ प्लेलिस्ट खोलो, लेक्चर नंबर 2 ग्रेविटेशन का देख लो, वहां पर मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल के बारे में बताया था, और एस्केप वेलोसिटी के बारे में भी बताया था। टोटल एनर्जी को करना होता है 0, नहीं पता तो अब आप इसको याद कर लो कि टोटल एनर्जी कितना होता है बेटा, 0 होता है एस्केप कराने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि एक सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, V0 से चल रहा, ऑर्बिटल स्पीड चल रहा, रेडियस इसका आर है, मास इसका m, इसका कैपिटल M मान लेते हैं। तो ऑर्बिटल रफ्तार जो होती है √GM/r, ऑर्बिटल रफ्तार होती है √GM/r। हम इसको किक करके इसकी रफ्तार बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो मान लिया सुपरमैन छोड़ा हमने यहां से सुपरमैन छोड़ दिया, हमने भाई सुपरमैन जाओ, ठीक है, 12 सुपरमैन बन गया है, ठीक है। और ये गया और यहां इसको किक कर दिया, ठीक है, और किक करके इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, इसकी स्पीड हमने बढ़ा दी, ठीक है ना। अब इसकी स्पीड हम कितनी कर दें कि ये एस्केप हो जाए, इसकी स्पीड हम कम से कम कितनी कर दें कि ये एस्केप हो जाए, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि अब इसकी स्पीड हमने कितनी कर दी है, v एस्केप कर दी है, हम जानना चाहते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। स्पीड v एस्केप हो गई तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी लिख के 0 करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम बोलेंगे कि भैया काइनेटिक एनर्जी है इसकी हाफ mv एस्केप का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है Gmm/r इक्वल टू 0 करेंगे, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, v एस्केप का वैल्यू कितना आ रहा, √2 टाइम्स Gm/r आ रहा। बहुत शानदार। V0 की वैल्यू देखो, v एस्केप की वैल्यू देखो, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कि जो v एस्केप होता है ना वो √2 टाइम्स ऑफ V0 होता है, मतलब 1.414 होता है। अगर आपने 1.414 टाइम से कम रफ्तार बढ़ाई तो बेटा वो एस्केप नहीं करेगा, इससे ज्यादा रफ्तार बढ़ाई तो बेटा वो एस्केप कर जाएगा, इससे ज्यादा रफ्तार बढ़ाने पे बेटा वो एस्केप कर जाएगा। तो बेटा ये एस्केप का और V0 का रिलेशन समझ लिया अच्छे से आपने, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और आपने ऑर्बिटल स्पीड की बात समझ ली अच्छे से, टाइम पीरियड समझ लिया आपने अच्छे से, एस्केप वेलोसिटी का कांसेप्ट समझ लिया आपने अच्छे से, एनर्जीज के बारे में समझ लिया आपने अच्छे से। तो आपके सर्कुलर ऑर्बिट में इसके बाहर क्वेश्चन अब आपका नहीं बनता है, इसी के अंदर से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका बनता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो चर्चा अब हम करेंगे बेटा इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में, बट उससे पहले एक चीज आप लोग यहां पर देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में। सपोज हमारे पास ये देखो, ये है एक प्लैनेट, हम इस प्लैनेट में थोड़ा सा ऊपर चले गए, मान लिया हमारे पास क्या है, हमारे पास है लेट अस से कि हम कह रहे हैं कि सेंटर से जो दूरी है बेटा ये r है, ठीक है। और हमने एक पत्थर यहां से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, पत्थर हमने यहां से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। जो पत्थर बेटा हम यहां पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना, वो इस तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा, और टकरा जाएगा। आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर मैं यहां पर इसको एक छोटी सी स्पीड देता हूं, बहुत ज्यादा स्पीड देता, स्मॉल स्पीड देता हूं, तो बेटा ये पत्थर कैसे जाएगा, ऐसे जाकर कुछ यहां पे टकराएगा। बेटा ये कौन सा पाथ होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पाथ, इस पाथ का नाम क्या होगा बेटा, फटाफट बेटा पॉज करके कमेंट कर दो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पाथ। मैंने हल्की सी स्पीड दी है और ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल बनता हुआ जा रहा है, बताओ इस पाथ का नाम क्या है, इस पाथ का नाम क्या है बेटा, ठीक है। फटाफट आप जो है
कमेंट करो और बताओ इस पाथ का नाम क्या है बच्चा। ठीक है, कर दिया बेटा कमेंट हमने? चलो मैं देखूंगा, चेक करूंगा जाके, ठीक है, किसने क्या कमेंट किया है। ओके, चलो देखो बच्चा, जो ये घूम रहा है ना, ये अब मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने कहा होगा सर ये पैराबोला होगा। सर ये पैराबोला होगा, आपने पढ़ाया है कि एक छत से एक पत्थर को फेंकते हैं तो बेटा वो पैराबोला में जाता है। एक छत से पत्थर को फेंकते हैं तो वो पैराबोला में जाता है, लेकिन बेटा ये पैराबोला नहीं होने वाला, इट इज गोइंग टू बी एलिप्स। क्या नाम बेटा, ये क्या है, ये एलिप्स है बेटा, एलिप्स है ये। क्या है बेटा ये बेटा ये एलिप्स है, एलिप्स है, ठीक है ना। इलिप्स लग नहीं रहा था, अब शायद आपको लगने लग गया होगा। टकरा गया वरना तो इलिप्स बनाता ही, टकरा गया वरना तो ये एक इलिप्स बनाता, ठीक है। बट आपको सर आपने तो पढ़ाया था, आपने तो पढ़ाया था सर, आपने पढ़ाया था सर ठीक है ना। आपने कहा था कि सर प्रोजेक्टाइल जो है वो एक पैराबोला बनता है, अब आप कह रहे हो सर एलिप्स बनता है। सर क्या माने हम, कुछ गलत तो नहीं कह रहे? आपने तब झूठ कहा था कि आप अब झूठ कह रहे हैं देखो ना, मैंने तब झूठ कहा ना, मैं अब झूठ कह रहा हूं। मैंने तब आपको अधूरा सच बताया था, अब पूरा सच बता रहा हूं, ठीक है। अधूरा सच ये था बेटा, प्रोजेक्टाइल जो है वो एक पैराबोला में जाएगा अगर छोटी हाइट से फेंका जाए, स्मॉल जी कांस्टेंट लिया जाए। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगी तब जो प्रोजेक्टाइल है वो जाएगा पैराबोला में। लेकिन अगर हाइट बड़ी हो गई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएबल हो गया तो वेरिएबल होने के कारण ये अब पैराबोला में नहीं जाएगा बेटा, ये जाएगा एलिप्स में। ये क्या है बेटा, ये है एलिप्स, ठीक है। आपने स्पीड और बढ़ाई तो ये और दूर जाकर टकराएगा, और स्पीड बढ़ाई तो ये और दूर जाकर टकराएगा। एक ऐसी स्पीड आएगी बेटा जिसपे ये अपना एलिप्स पूरा कर लेगा और बिना टकराए एकदम इसके पास से होता हुआ गुजर जाएगा और इस तरीके से अपना एलिप्स पूरा कर लेगा, ठीक है। और स्पीड बढ़ाओगे तो बेटा ये इसका एलिप्स और बड़ा होगा, तो बेटा एक ऐसी स्पीड होगी जिसके ऊपर ये सर्कल बना लेगा, बेटा। ये जो सर्कल बनेगा ना वो बनेगा v बराबर v0 पे। अगर मैं v की वैल्यू v0 डाल देता हूं, दैट इज रूट gm बाय r डाल देता हूं, तो बेटा वो सर्कल में जाएगा। उससे कम स्पीड है, यहां पर v लेस देन v0 है, तो बेटा वो एलिप्स बन रहा होगा। तो बेटा क्या बन रहा है, एलिप्स बन रहा है। अगर मैंने स्पीड और बढ़ाई बेटा तो ये वापस से क्या बनाएगा बेटा, एलिप्स भी बनाएगा। वापस से क्या बनाएगा, एलिप्स बनाएगा बेटा। आ रही बात समझ में, एलिप्स बनाएगा अगर v की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन v0 है। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है बेटा, देखो v जो है इट शुड बी ग्रेटर देन v0 होना चाहिए, लेकिन लेस देन एस्केप भी होना चाहिए बेटा, एस्केप से कम भी होना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू आपने एस्केप के बराबर है उससे बड़ी कर दी तो बेटा वो ऐसे एस्केप कर जाएगा, ठीक है। किसमें जाएगा, ये पैराबोला में जाएगा। पैराबोला में अब एस्केप करेगा, क्योंकि पैराबोला बंद नहीं होता, खुला होता है, तो अब वो एस्केप करेगा अगर v की वैल्यू क्या है, एस्केप के बराबर है, दैट इज गोइंग टू बी एस्केप। बड़ा है तब भी एस्केप करेगा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये देखो, अब देखो अगर एक पार्टिकल को फेंकते हो तो उसके एलिप्स बनने के कितने सारे केस हैं। ये भी केस एलिप्स का, ये भी एलिप्स का, ये भी एलिप्स का केस है, बहुत सारे केस में एलिप्स बन सकता है। सर्कल तो एक पर्टिकुलर केस में बनेगा, सर्कल तो एक पर्टिकुलर केस में बनेगा। तो मुझे बताओ, अगर ये सोलर सिस्टम एक रैंडम फिनोमेना के तहत बना है, अगर ये सोलर सिस्टम एक रैंडम फिनोमेना के तहत बना है तो सर्कुलर पाथ होने के चांसेस ज्यादा हैं या इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होने के चांसेस ज्यादा है? तो आप खुद ही कहोगे कि सर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होने के चांसेस ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाट जो था कि जो साइंटिस्ट को परेशान कर रहा था कि सब सर्कल में कैसे जा सकते हैं यार, सर्कल में बहुत पर्टिकुलर रफ्तार चाहिए, है ना। तो सर्कल तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एलिप्स होना चाहिए। दिस इज लाइक मोर जनरल केस, सो इट शुड बी एन एलिप्स। सो एलिप्स ही है, एंड दिस इज व्हाट द कैपिलर लॉज सेज बेटा। तो लेट्स टॉक अबाउट द कैपिलर लॉज। देयर आर 3 कैपिलर लॉज। तो पहले लॉ की बात करते हैं, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं बेटा, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। क्या होता है बेटा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स? तो बेटा लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं दे गो इन सर्कुलर, दे गो इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ऑल planets revolve in elliptical orbits with
सन एट वन ऑफ द फोकस। देखो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको शायद इतनी दिक्कत ना आए इस लॉ को समझने में, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट थोड़े से परेशान हो सकते हैं, सर ये क्या कह रहे हो, इलिप्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, हमें समझ ना आ रहा, हमें ना आ रहा समझ में भाई, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालना नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर आपको डालना नहीं है बेटा, ठीक है ना। ऑल यू नीड टू थिंक इज इलिप्स इज लाइक दिस अंडाकार शेप, इलिप्स इज दिस अंडाकार शेप, इट हैज अ बिग एक्सिस, सबसे बड़ी एक्सिस, वी कॉल दिस एज मेजर एक्सिस, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। हमारे पास बेटा एक सबसे छोटी एक्सिस भी है बेटा, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा माइनर एक्सिस, ठीक है। हमारे पास हर इलिप्स के अंदर बेटा दो फोकस होते हैं, हर इलिप्स में बेटा दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहां कहीं होता है, एक फोकस यहां कहीं पर होता है। अब किसे कहते हैं किसी चीज को, यार क्यों आपको टेंशन लेनी, दो होते हैं बस, ठीक है ना, यहां कहीं होता है कि यहां कहीं होता है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक पे सन होगा, दोनों पे नहीं होगा सन, क्यों बताओ, सोचो जरा बताओ, एक पे सन क्यों होगा, दोनों पे क्यों नहीं हो सकता। आप सर क्या बात कर रहे हो सर, सन तो एक ही है ना, ऑब्वियसली। लेट अस से सन यहां पर है, लेट अस से सन यहां पर है, दिस इज सन, ठीक है। सो प्लैनेट इज गोइंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो प्लैनेट कैसे घूम रहा है, प्लैनेट कहां है, प्लैनेट यहां कहीं पर है, दिस इज प्लैनेट, लाइक प्लैनेट गोइंग अराउंड द सन। ना जो सबसे बड़ी एक्सिस है ना उसकी लेंथ कितनी होती है बेटा, तो उसकी लेंथ होती है आपकी 2a के बराबर, 2a। जो सबसे छोटी एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी होती है बेटा, उसकी एक्सिस होती है 2b, मतलब ये कितना है, ये है a, सॉरी ये है b, और जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये है a, बिकॉज ये भी a होगा तो टोटल लेंथ कितनी होगी 2a। इसको बोलते हैं सेमी मेजर, सेमी माइनर, सेमी माइनर, सेमी माइनर एंड सेमी मेजर, सेमी मेजर। वी हैव सेमी माइनर, वी हैव सेमी मेजर, आई बात समझ में आपको। अच्छा जी, सन ये रहा, और सन से जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, जो इसकी दूरी होती है बेटा, ये भी a होती है, इसको अब अच्छे से याद कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप याद कर लो, ठीक है। लेट्स नॉट गो इनटू द प्रूफ, ये b है, ये a है, ठीक है। अच्छा जी, अब ना हर एक बता देता हूं, चलो मुंह से निकल गया तो बता देता हूं, हर एक इलिप्स की एक इसेंट्रिसिटी होती है, क्या होता है बेटा, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये मेडिकल वाले बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है इसकी, इस पे इसेंट्रिसिटी पे क्वेश्चन आएगा तो बेटा जेई में आएगा, उसमें नहीं आएगा, सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट, लेट्स नॉट गो इनटू इट टू मच डीप। इसकी वैल्यू बेटा ई होती है, ई होती है, इसको लिखते हैं ई। अब ये ई क्या बला है भैया, ई क्या बला है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ये फोकस होता है ना, इसका यहां से जो दूरी होती है, जो इस पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से दूरी होती है ना, ये दूरी जो होती है बेटा, ये होती है a इंटू ई के बराबर, बस ये याद रखना बेटा, ये b हो गया, ये a हो गया, ये a इंटू ए होगा। इतनी बातें आपको याद हो गई ना, तो उसके बाद सारा खेल खत्म हो गया, उसके बाद सारा खेल खत्म हो गया। देखो इनके बीच का रिलेशन आपको मिल गया, क्या रिलेशन है, आप होंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर, मतलब e की वैल्यू कितनी आ रही, e की वैल्यू कितनी आ रही, आप बोलेंगे e की वैल्यू आ रही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर होल अंडर रूट, मतलब e इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b बाय a का स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ e, e इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस b बाय a का स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ e, ठीक है ना। ये हमारे पास e की वैल्यू आ रही है, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब ये भी देख सकते हो बेटा, जो सबसे नजदीक वाला पॉइंट होता है, जो सन के सबसे नजदीक वाला पॉइंट होता है बेटा, उसको बोलते हैं पेरिजी, पेरिजी या फिर पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, ध्यान रखना, पी से पेरिजी, पी से पास वाला पॉइंट, पी फॉर पास, पी फॉर पास वाला पॉइंट, सबसे पास वाला पॉइंट पेरिजी, पास वाला पेरिजी, पास वाला पेरिजी, पी फॉर पास वाला, पी फॉर पेरिजी, ठीक है। जो सबसे दूर वाला है उसको बोलते हैं अपोजी, एपोजी, या फिर उसको बोलते हैं एपीहेलियन, एपीहेलियन, एपोजी और एपीहेलियन बोलते हैं बेटा इसको, आ रही बेटा बात समझ में, पेरिजी, एपोजी, पेरीहेलियन, एपीहेलियन, पी फॉर पेरिजी, पी फॉर पास वाला। बेटा जो ये दूरी होगी, जो ये डिस्टेंस होगा ना बेटा, ये कितना होगा,
देखो ये ए है, ये ए ई है, ये ए है, ये ए ई है, माइनस कर दो ए माइनस ए ई, सिंपल, ए माइनस ए ई। ठीक है, सन से तो ये दूरी होगी बेटा, ये हो जाएगी ए प्लस ए ई, ये ए, ये यहां से लेकर यहां तक बेटा ए है बेटा, ये ए ई है तो ये ए प्लस ए ई हो जाएगी। आ बेटा पसंद में, तो सारे डिस्टेंस बता दिए मैंने आपको। अब जैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, इन्हीं के बीच में कुछ ना कुछ होगा, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए बेटा इनके बीच में कुछ ना कुछ खेलेगा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। मेडिकल हो, आईआईटी हो, एडवांस हो, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मतलब मेडिकल से हटके भी थोड़ी सी बातें कर दी, ऊपर तक की बातें कर दी मैंने, सारी बातें कर दी, मेंस की बातें कर दी, एडवांस की बातें कर दी, सब कुछ यहाँ पर मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया, इसके बियॉन्ड नहीं है। अब आप अपने हिसाब से अपनी बातें चुन लें। मेडिकल के लिए इसेंट्रिसिटी वाली बात जरूरी नहीं है, बाकी सारी बातें जरूरी है, बाकी सारी बातें जरूरी है, समझ गए बेटा। चलो बेटा ये था पहला लॉ। अब बात करते हैं बेटा सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ बेटा लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। ये लॉ ऑफ एरिया कहलाता है। तो ये कह रहा है कि जो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर है सन के रिस्पेक्ट में, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट with respect to sun sweeps equal area in equal interval of time। आ रहे हो समझ में? पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट स्वीप्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या इसको आप शॉर्ट में और बोल सकते हो, आगे सकते हो एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या मतलब भैया इसका देखते हैं, आओ पहले इलेक्ट्रॉन आते, सुंदर सा इलेक्ट्रॉन आया हमने, सुंदर सा, ठीक है। हमने क्या किया, फिर हमने एक सन बनाया, देखो हमने कहा कि देखो ये लाइन है, हमने सन बनाया, ये क्या है, सन है, पीले रंग का सन बनाया हमने, कितना अच्छा कलर कोडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। अब हम कह रहे हैं कि देखो कि जो प्लैनेट है, प्लैनेट कैसा होता है, कैसा होता है प्लैनेट, हमने प्लैनेट है हमारे पास, ठीक है, प्लैनेट यहाँ नहीं बढ़ता और चल के यहाँ आ गया, ठीक है। तो देखो ये क्या है बेटा, ये है प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर, ये घूम रहा और घूम के यहां आ गया, मतलब दिस इज स्वीपिंग एन एरिया, ये स्वीप कर रहा है एक एरिया। कितना एरिया स्वीप कर रहा है, ये स्वीप कर रहा है, दिस इज द एरिया स्वेप्ट, दिस इज द एरिया स्वेप्ट। तो लेट अस से उसको यहां से लेकर यहां पर आने में हमने टाइम दिया डेल्टा टी1 टाइम दिया। तो डेल्टा टी1 में प्लैनेट यहां से चल के जब यहां पहुंचा ना, तो ये है डेल्टा एल1, ये है डेल्टा एल1, उसमें एल1 डिस्टेंस चला और उसने एरिया कवर किया डेल्टा ए1, एल1 डिस्टेंस चला, ए1 डेल्टा ए1 एरिया कवर किया और टाइम लिया डेल्टा टी1 के बराबर, टी1 टाइम, एल1 लेंथ और डेल्टा ए का एरिया। अब जब ये पास आ गया ना यहां पर, जब ये पास आ गया यहां पर पास आ गया, तो बेटा देखो उसका पोजीशन वेक्टर छोटा हो गया, जो इतना बड़ा पोजीशन वेक्टर था ना, अब वो छोटू सा हो गया है, देखो यहां पे छोटू सा हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है, यहां पे इतना बड़ा पोजीशन वेक्टर, यहां पे छोटा सा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब वो चल रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो इट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस डेल्टा L2, टाइम लिया डेल्टा T2, एरिया कवर किया डेल्टा A2। आई बात समझ में? अब ये लॉ क्या कह रहा है, ये लॉ कह रहा है कि भैया अगर हमने टाइम कर दिया बराबर, डेल्टा T1 कर दिया डेल्टा T2 के बराबर, मतलब बराबर समय की बात करी हमने, अगर समय बराबर लिया, अगर हमने समय को बराबर ले लिया, तो एरिया स्वेप्ट भी बराबर हो जाएगा, मतलब डेल्टा A1 हैज टू बी इक्वल टू डेल्टा A2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर इस एरिया को इस एरिया के बराबर होना है, इस एरिया को इस एरिया के बराबर होना है, तो क्या डेल्टा L1 और डेल्टा L2 बराबर हो सकते हैं? बताओ भाई। अगर ये लेंथ हमने बड़ी करी है ना, तो उसको बहुत पास में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना, और बहुत पास में आना तो डेल्टा L1 छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा L2 जो है वो ग्रेटर होगा डेल्टा L1, मतलब जब वो नजदीक है तो वो ज्यादा लेंथ चलेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर छोटा है लेकिन एरिया बराबर करना है, पोजीशन वेक्टर छोटा है लेकिन एरिया बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए उसको लेंथ ज्यादा चलनी पड़ेगी। इसका मतलब उसकी रफ्तार क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब यहां पर है ना, इट हैज द मैक्सिमम स्पीड,
और जब ये यहां पर है ना तो इट हैज अ मिनिमम स्पीड, मतलब प्लैनेट की स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। पेरिजी पे सबसे पास वाले पॉइंट पर स्पीड सबसे ज्यादा है, सबसे दूर वाले पॉइंट पर स्पीड सबसे कम है। पेरिजी पे स्पीड ज्यादा, एपोजी पे स्पीड कम। आगे बात समझ में आपको? इस तरीके का खेला आपके सामने हो रहा, इस तरीके का खेला आपके सामने यहां पर हो रहा है। यहां तक आई थिंक बात समझ में आपको आ गई होगी, कोई परेशानी वाली बात होगी नहीं। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। जब वो पास आ रहा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, पोटेंशियल एनर्जी घट रही, जब वो दूर जा रहा काइनेटिक एनर्जी घट रही, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही। ठीक है, ये सब होता क्यों है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो एरियल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है एंगुलर मोमेंटम पे, और एंगुलर मोमेंटम होता है कांस्टेंट। सर डिराइव करा दो, स्कूल में डेरिवेशन भी आती है। अच्छा करा दें? सब कुछ हमसे ही करोगे? कर लो भैया, अब कह दिए हो तो करा देते हैं। लो लो भैया कर लो, कुछ नहीं छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, हम सब कर देंगे, सब कर देंगे हम। देखो, अरे सन तो पीला होता है, ठीक है। देखो हमने कहा कि मान लिया यहां पे प्लेनेट हमारा है, ये प्लेनेट है हमारा पास, ठीक है ना। प्लेनेट को दूसरा रंग ले हम, प्लेनेट का सुंदर रंग लेंगे हम, ऑरेंज ले लिया हमने। ये हमारा प्लेनेट लाल मिट्टी का बना है, ठीक है, घूम रहा है। तो अगले स्मॉल टाइम में dt टाइम में घूम के यहां आ गया। अगर यहां पर इसकी रफ्तार बेटा v थी, अगर इसकी रफ्तार बेटा कितनी थी? v थी बेटा रफ्तार, ठीक है ना। और जब ये घूम के क्या आ गया? यहां पर आ गया। तो ये डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये जो डिस्टेंस होगा dt टाइम का डिस्टेंस, ये होगा बेटा v इंटू dt। ये क्या है? डिस्टेंस जो वो चला, ठीक है, ये v dt है। अच्छा जी समझ गए सर, ये v dt हमको समझ में आ गया। और हम कह रहे हैं कि लेट अस से कि ये जो इसका पोजीशन वेक्टर r है ना, जो ये इसका पोजीशन वेक्टर r है, ये और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है। हम कह रहे कि वेलोसिटी और इस r के बीच में ना एंगल कितना है बेटा? थीटा एंगल है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर, अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ठीक है, तो देखो बेटा ये v dt है ना, और ये थीटा है, तो बेटा ये एंगल कितना होगा? बेटा ये एंगल होगा पाई माइनस थीटा। समझ गए? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं हाइट h कह देता हूं। तो टेल मी व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा? पाई माइनस थीटा कितना होगा बेटा? तो h डिवाइड बाय v dt। आ रही बात समझ में? अब आप ही नहीं आता, डायरेक्शन करा दो, करा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देख लो अब, ठीक है। रोना नहीं है सर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। आ जाओ, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आएगा बेटा? साइन थीटा होगा बेटा h बाय v dt। तो h की वैल्यू कितनी आ रही? वो आ रही है v साइन थीटा इंटू dt। ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना r है। तो व्हाट इज द एरिया कवर्ड? व्हाट इज द एरिया da कितना है? तो बेटा एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये हाफ बेस हाइट, हाफ बेस एल्टीट्यूड, यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो कितना आ रहा है? ये हाफ बेस r, कितना एल्टीट्यूड है? v साइन थीटा इंटू dt, v साइन थीटा इंटू dt। ये da है बेटा, dt नहीं चले जाते हैं, तो कितना आएगा? da बाय dt आएगा ना, यस और नो? हाफ मास से मल्टीप्लाई करेंगे और मास से डिवाइड करेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो mvr साइन थीटा, mvr साइन थीटा क्या हुआ बेटा? एंगुलर मोमेंटम हो गया, डिवाइड बाय 2m हो गया। बेटा ये फॉर्मूला आप कंठस्थ कर लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट है विद रिस्पेक्ट टू द सन, सन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम है बेटा ये, ठीक है ना। अब देखो बेटा, हम कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। कैसे होगा? ये किसका मास है बेटा? ये प्लैनेट का मास है, प्लैनेट का मास है, ध्यान रखना। जो घूम रहा है, जो बीच में है उसका मास कैपिटल में ले रहा हूं, जो घूम रहा है उसका मास स्मॉल में ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो हम कह रहे हैं कि मान लो जो प्लैनेट है वो यहां कहीं आ गया, तो जो ये डिस्टेंस है ना यहां पर हमारे पास सन की तरफ, ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऐसे लग रहा होगा ना, इसके लूंगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज लाइक दिस, इट इज पासिंग थ्रू द सन। और अगर फोर्स किसी पॉइंट से पास कर जाए तो उसके बाद टॉर्क जीरो हो गया, मतलब टॉर्क अबाउट सन जीरो आ गया, और टॉर्क अगर जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। दिमाग में अगर समझ में नहीं आ रहा तो जोर मत डालो, डेरिवेशन एकदम अच्छी तरीके से याद करनी है, स्कूल में लिख कर आनी है। सारी बातें बता रहा हूं, इसको समझने के लिए रोटेशन समझना चाहिए आपको। रोटेशन बता सारी बातें आपको, या तो रोटेशन जाके पढ़ो पड़े। अगर रोटेशन बढ़िया से आपने नहीं पढ़ा है तो यहां पर दिक्कत आएगी,
ठीक है ना। तो रोटेशन में जो एंगुलर मोमेंटम मैंने बताया था, उसमें बताया था मैंने आपको टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन, और मैंने कहा था कि टॉर्क होता है dl/dt, और अगर टॉर्क 0 हो गया तो L कांस्टेंट हो गया। टॉर्क 0 है क्योंकि सन से पास कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो गया। एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो गया तो dA/dt कांस्टेंट हो गया। इसी को तो कह रहे हैं हम एरिया वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो उसको आप डेल्टा A/डेल्टा t भी बोल सकते हो। समझे बच्चा? कमेंट में लिख के बताओ कितने बच्चों को समझ में आई डेरिवेशन ये, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ो और कमेंट में लिख के बताना कि समझ में कितने बच्चों को आई है। मुझे नाम नहीं सुनना कि सब समझ में नहीं आई, मुझे सबको समझ में आनी चाहिए। आप लोगों को समझ में आए किसकी जिम्मेवारी है, मेरी है कि आपकी है? आपकी है। 2 बार देखो वीडियो, 3 बार देखो वीडियो, ठीक है ना। एनसीईआरटी से पढ़ो एक बारी, एससी वर्मा से पढ़ लो एक बारी। समझ में आना बेटा आपकी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी बना लो कि भैया मुझे समझ में आना, मेरी जिम्मेवारी, सब समझ में आएगा आपको। बस जब तक आपको मुझे समझ में आना, मुझे समझाना टीचर की जिम्मेवारी है, तब तक नहीं समझ में आने वाला। फिर तो क्या होता है, क्लास में जब जाता था ऑफलाइन में, ठीक है ना, तो क्लास में एंटर करता था, सामने बच्चे बैठे होते थे कुछ, ठीक है। मैं क्लास में बोलता था कि भैया मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर और मैं आज से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। नीचे बच्चा बैठ के शक्ल देता था, अच्छा देख लेंगे, बहुत आए बहुत गए, कितना पढ़ाओगे हमको, देख लेंगे, है। मतलब समझ रहे हो? समझना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ कि भैया हमें समझ में आना चाहिए, हम समझेंगे, 2 बार वीडियो देखेंगे, सब बताया आपको। मैंने कहता है रोटेशन नहीं समझ में, रोटेशन जाके देखो। टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखो, टॉर्क 0 क्यों हुआ जाके पढ़ो। सारी चीजें दोबारा तो एक वीडियो में बता नहीं सकता ना, जाके टॉर्क पढ़ो, टॉर्क 0 कब होता है, जाके पढ़ो कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन कब होती है, उसको पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद जब आप यहां पर आओगे और लगाओगे तब जाके आपके आंसर निकलने शुरू होंगे बच्चा, ठीक है। क्लियर है? सेकंड लॉ हमने बता दिया। जल्दी से थर्ड लॉ पर आते हैं। थर्ड लॉ का क्या कहता है, इट्स अ लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ पीरियड्स। ये कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3/2 होता है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3/2, ठीक है। तो इफ वी ओपन द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी शुड गेट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and the value of the proportionality constant is 2π/√gm, इसका जो फोकस पे रखा है, जो फोकस पे रखा है, a की पावर 3/2। सर ये a क्या होता है, भूल गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। देखो ये सबसे बड़ी लाइन 2a की होती है, इसका आधा कर दो ना बेटा, ये a बनता है, ये होता है a। याद रखना ए बहुत जरूरी है, याद रखना ए बहुत जरूरी है, याद रखना है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए। कॉपी लेकर बैठो, पेन लेके बैठो, पढ़ा रहा हूं साथ साथ नोट्स बनाओ, तब जाके आगे बढ़ूंगा तो पीछे का आपको ध्यान में रहेगा कि हम सर ने ये बता दिया था, ओके मैच हो रहा है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, ओके। कितने बच्चों को मजा आ रहा है? जिनको मजा आ रहा है ठोको ताली, ठोको ताली बेटा, ठोको ठोको ठोको। चलो भैया बढ़ते हैं आगे। ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख लो। अब इसके बारे में बात करता हूं मैं आपके बाद टोटल एनर्जी की। बेटा आप सिद्धि के समय आगे, सिद्धि दे रहा हूं, सिद्धि को देख लो अच्छे से, याद कर लो सिद्धि को। सिद्धि क्या है आपकी? सिद्धि क्या है? व्हाट इज सिद्धि? सिद्धि है बेटा टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी। देखो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्सेस जब भी लगेंगे तो एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी बेटा। भले ही काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही, लेकिन उनका सम कांस्टेंट बना है यहां पर। तो बेटा टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है, टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है -gm/2a। वेरी इंपॉर्टेंट, -gm/2a, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा एक लाइन में निकलेंगे, इरोडोव तक के क्वेश्चन एक लाइन में निकलेंगे। बेटा सिद्धि है, लगा लो इसको, अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। कहीं पर भी आप लिख सकते हो टोटल एनर्जी इज -gm/2a, बस शर्त यह है कि आपको a मालूम होना चाहिए। a मालूम है, क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा, बस a मालूम होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन कहता है कि देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बेटा r1 है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r2 है। उसने आपको पेरिजी का डिस्टेंस दे दिया, उसने आपको एपोजी का डिस्टेंस दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद उसने क्या क्वेश्चन पूछा? उसने कहा कि देखो मुझे बता दो कि पेरिजी पर स्पीड कितनी होगी और एपोजी पर स्पीड कितनी होगी, v1 कितना, v2 कितना, पहली चीज। दूसरा टाइम पर कितना होगा, टाइम पर कितना होगा। सारी चीजें मैंने इसी क्वेश्चन में डाल दी आपके लिए बेटा। इसी क्वेश्चन से सारी चीजें आपके निकल जाएंगी, इसके अलावा कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो
पहली चीज हम लिखेंगे यहां पे एनर्जी, इस वाले पॉइंट में मैं एनर्जी लिख रहा, कैसे लिखूंगा, हाफ एम v1 स्क्वायर, आई बात समझ में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय r1, मैंने इसका मास कैपिटल एम ले रखा, इसका मास स्मॉल एम ले रखा, समझ गए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी एम एम बाय 2a, 2a मतलब इसकी लेंथ कितनी r1 प्लस r2, इसकी लेंथ कितनी r1 प्लस r2, तो लिखेंगे r1 प्लस r2। बहुत शानदार, और क्या चाहिए जीवन में, ठीक है। एक लाइन में आंसर निकलेगा बेटा, एक लाइन के अंदर देखो, स्मॉल एम कट गया, v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 जी एम बाय r1 माइनस जी एम बाय r1 प्लस r2 आ गया, जी एम कॉमन आ गया, r1 प्लस r2 माइनस r1 आ गया, r1 इंटू r1 प्लस r2 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v1 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ r1 से r1 कट गया, 2g m r2 डिवाइड बाय r1 प्लस r2 आ गया। बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत 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 अच्छा, ये रहा आपके सामने आंसर। क्यों भाई, इसी तरीके से हम v2 भी निकाल सकते हैं, बट v2 निकालने का मैं एक और तरीका आपको बताता हूं, और वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा हम अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं, कहते हैं यहाँ पे v है, यहाँ पे r है, ये एंगल थीटा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, देखो यहां पर एंगल कितना बन रहा, 90 बन रहा, यहां एंगल कितना बन रहा, 90 बन रहा, ठीक है ना। तो यहां क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे m v1 r1 sin 90, m v1 r1 sin 90 इज इक्वल टू m v2 r2 sin 90, मतलब m v2 r2 sin 90। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला समझ लो, mvr sin थीटा, mvr sin थीटा इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो mvr sin थीटा, sin थीटा कितना 90 है, यहां पे कितना एंगल है 90 है, बट यहां पर तो 90 है नहीं ना, तो क्या लिखेंगे mvr sin थीटा, m कट गया, 90 बटा 1 होता है, sin 90 बटा 1 होता है, तो v1 r1 बराबर v2 r2। बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल है यहां पर हो रहा। जनरल पॉइंट पे लिखना चाहते हो तो जनरल पॉइंट पे भी आप लिख पाओगे, जनरल पॉइंट पे बेटा आप लिख पाओगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिख सकते, लिख पाओगे जनरल पॉइंट पर भी, इस तरीके से आपके सामने आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात आप लोगों को। v1 r1, अब देखो v1 पता है आपको, निकाल चुके हो आप, r1 पता है आपको, r2 पता है आपको, v2 निकल जाएगा, इस इक्वेशन से आपका v2 यहां पर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब चाहो तो v2 आप समझदारी से निकाल लेना। व्हाट इज समझदारी, स्मार्ट बच्चे कैसे करते हैं बेटा, स्मार्ट बच्चे करते हैं r2 की जगह पे r1 की जगह पे r2 आ गया आंसर। ठीक है, सब कुछ तो सिंबल खेल हो रहा है ना, तो सिंबल उल्टा कर दो, यहां पर 1 कर दो, यहां 2 कर दो, आपका आंसर आ गया। सिंपल सी बात, क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टाइम पीरियड कितना होगा, अरे वाह वाह वाह, टाइम पीरियड कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय रूट gm। आहा आहा आहा, मजा आ गया, 2 पाई बाय रूट gm, a की पावर 3/2, a की पावर 3/2, a कितना है, a कितना है, a कितना है, a है इसका आधा, a है इसका आधा, मतलब r1 प्लस r2/2। अरे भैया, करने के लिए कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, सीधा सीधा दिख गया, सीधा आंसर लिख रहे, कुछ ना कर रहे, सीधा आंसर लिख रहे। बेटा इससे सिंपल क्या लोगे, तो ग्रेविटेशन इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, काफी सिंपल चीजें बनती हैं इसमें, कुछ बहुत डिफिकल्ट होता नहीं है। जो ज्योमेट्री बताई है वो ज्योमेट्री अच्छे से याद करनी है, मेडिकल हो, आईआईटी हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, बहुत सिंपल तरीके से आपके आंसर निकल जाते हैं बेटा। इतनी ही चीजें थी ग्रेविटेशन के अंदर, इससे ऊपर चीजें नहीं है, ठीक है ना, इसमें आपका सारा काम हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में, सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।